यहाँ से आपका सबसे पहला विरोध होगा अपने भीतर रील एडिक्शन का। यदि कोई रील देख रहा है तो यहीं से शुरुआत करिए, क्योंकि आज हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो गया है। जब भी कोई ताली पीटता है तो सामने जो मंच पर बैठा है उसकी तो उन्नति होती है, लेकिन ताली पीटने वाले की उन्नति कभी नहीं होती है। आप ताली पीटेंगे, वो और बड़ा वक्ता बनेगा और सम्मानित होगा और बड़ा सेलिब्रिटी बनेगा, लेकिन आपकी स्वयं की उन्नति नहीं होगी। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 8 साल पहले भी सोशल मीडिया था, लेकिन स्क्रोलिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी कंटेंट कंजप्शन में। लेकिन सोचिए, एक ऐसी चीज़ को हमारी मोबाइल फ़ोन में डाल दिया गया जहाँ पर आप सर्च ही नहीं कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, इंस्टाग्राम आपको बताएगा कि आप क्या देखेंगे, आप उसे नहीं बताएंगे कि आप क्या देखेंगे। यानी आप उसके गुलाम हो गए, और पूरी तरीके से गुलाम हो गए। और वो कंपनियां डिसाइड करेगी, एआई से डेटा लेगी, गूगल ऐड डिसाइड करेगा। मेरे पास एक मित्र का फ़ोन आया कि उसका एक जो मित्र है वो इतनी बड़ी दुविधा में फंस गया है, उसे एक बीमारी हो गई है, ओसीडी जिसे बोलते हैं, रील एडिक्शन की, कि वो इसका अंत खोजना चाहता है कि इसका अंत कहाँ होगा। और क्योंकि उसका अंत होगा ही नहीं, वो तो बहुत एक लंबा इन्फिनाइट रिग्रेशन में ले जा रहा है, तो उसका अंत ही नहीं होना है। कि आपका नियंत्रण उस पर केवल इतना, चाहे कोई कितना ही बड़ा दार्शनिक हो, आचार्य हो, चिंतक हो, जो स्क्रॉलिंग करने में लगा हुआ है, वो युवा कभी कोई वैज्ञानिक आविष्कार नहीं कर सकता, वो कभी कोई गहरी खोज नहीं कर सकता। तो आपने आधे 1 घंटे 2 घंटे तक रील स्क्रॉल की, तो आपको अगले दिन वापस से रील्स को स्क्रॉल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उस समय जो डोपामीन मिला वो आपकी हैबिट में जा रहा है, वो आपकी आदत बन रही है, लत बन रही है। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सीधी बात कि हमें स्क्रॉलिंग को बढ़ावा देना ही नहीं है। अभी रील की बात चल रही है और सबको पता है कि रील एक शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड हमें देता है। और इसकी शुरुआत में यहाँ मंच पर जो बात हो रही है इसी चीज़ से करूँगा कि संदीप जी ने जो बात कही वो एक अच्छा भाषण नहीं था, अच्छा चिंतन था। और चिंतन हमेशा लंबा होता है। कई बार एक व्यक्ति वक्ता अच्छा नहीं होता है, चिंतक अच्छा होता है। संदीप जी जैसे वक्ता हैं उससे 10 गुना अच्छे चिंतक हैं। वक्ता होना एक परफॉर्मेंस देना है, वो एक जोकर भी देता है, और एक चिंतक भी कई बार अच्छी परफॉर्मेंस देता है। दोनों बातें भी होती है, लेकिन स्पेशली जो चिंतन है वो वक्तव्य से ज़्यादा गहरा होता है और सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है। तो यहाँ जो भी बात हो रही थी, कई लोग इसमें हो सकता है असहज महसूस कर रहे हो कि ये किस प्रकार की बातें हो रही है, क्योंकि जो भाषण होता है वो पूरा एक पावर पैक्ड होता है। उसमें कई प्रकार के छंद होते हैं, कविताएं होती है, तालियां पीटी जाती है। वो चीज़ आपको डोपामिन देगी और वही डोपामिन रील देता है। तो हमें रील का विरोध करना है तो सबसे पहले भाषण तो देना है, मैं भी देता हूं जहां आवश्यक होता है वहां, लेकिन भाषण से भाष्य तक यदि लेकर आना है तो हमें वक्तव्य से चिंतन तक लेकर आना होगा। और चिंतन लंबा होता है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का नहीं होता है, कई दिनों का होता है। जन्म जन्मांतरों तक चिंतन चलता है, तब जाकर के हम कुछ मोक्ष या मुक्ति की गति तक पहुंचते हैं। तो यदि आप चिंतन सुनना चाहते हैं तो इस मंच के ऊपर रखे गए वक्तव्य के बाद भी इन विचारों पर चिंतन शुरू रखिए, चालू रखिए, जारी रखिए। संदीप जी को आप उनके चैनल पर सुनिए, या अन्य और वक्ताओं जहाँ पर भी आपको लगता है कि अच्छा चिंतन है उसे लंबा सुनिए, लंबे विचारों को सुनिए। यहाँ से आपका सबसे पहला विरोध होगा अपने भीतर रील एडिक्शन का। यदि कोई रील देख रहा है तो यहीं से शुरुआत करिए, क्योंकि आज हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो गया है। पहले प्रवचन होते थे बड़े गुरुओं के, चिंतकों के, वैज्ञानिकों के, डिस्कोर्स सुनते थे लोग 10-10 घंटे के, 10-10 दिनों के, 10-10 वर्षों तक लोग अध्ययन करते थे। फिर धीरे धीरे यूट्यूब 10 मिनट का हुआ, फिर 5 मिनट का हुआ, अब 60 सेकंड 30 सेकंड की रील्स बनने लगी है। तो सबसे पहले तो हमारी आदत हो, डाइजेशन पावर बने कि हम लंबी बातें सुन सकें, चिंतन कर सकें और लगातार चिंतन कर सकें। ऐसी क्षमता हमें विकसित करनी है, तब जाकर हमारी कुछ उन्नति होगी। वरना हम ताली पीटकर सामने वाले की उन्नति तो करा देंगे जो वक्तव्य दे रहा है, हमारी उन्नति नहीं होगी। जब भी कोई ताली पीटता है तो सामने जो मंच पर बैठा है उसकी तो उन्नति होती है, लेकिन ताली पीटने वाले की उन्नति कभी नहीं होती है। आप ताली पीटेंगे, वो और बड़ा वक्ता बनेगा और सम्मानित होगा और बड़ा सेलिब्रिटी बनेगा, लेकिन आपकी स्वयं की उन्नति नहीं होगी। इसलिए चिंतन करिए, मनन करिए, क्योंकि मत्वा कर्माणि सिव्यति इति। मनुष्य जो मनन कर सकता है वही मनुष्य है। अब कमिंग बैक टू द टॉपिक कि रील एडिक्शन क्यों बढ़ रहा है और रील क्या है। वैसे तो इसके पीछे बहुत षड्यंत्र हैं, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज हैं, उस पर बात करने का आज अधिक समय नहीं है। लेकिन एक बहुत ही गहरी और विशेष बात कि ये रील में और नॉर्मल जो यूट्यूब पे वीडियोस चलती थी, इनमें फ़र्क क्या है। बहुत बड़ा फ़र्क है जो हमें पता नहीं चला। पोस्ट कोविड ये चीज़ें बहुत वायरल हुई, कोरोना से पहले भी टिकटॉक आया था। स्क्रोलिंग जैसी कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 8 साल पहले भी सोशल मीडिया था, लेकिन स्क्रोलिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी कंटेंट कंजप्शन में। स्क्रोलिंग मतलब केवल मोबाइल पर स्क्रॉल करना या चैट स्क्रॉल करना। कंटेंट हम स्क्रॉल करके देखेंगे ऐसा नहीं था। सर्च बार होता था, सर्च बार में आप टाइप करेंगे कि आपको क्या देखना है,
फिर आपको YouTube कंटेंट देगा। यानी यहाँ पर नियंत्रण आपके पास है कि आप क्या देखेंगे। वैसे तो ठीक है, मोबाइल फ़ोन के भी कई दोष है, लेकिन हम अगर सापेक्ष तरीके से देखें तो ये एक बेटर चीज़ थी कि आप सर्च करेंगे आपको क्या देखना है, आप डालेंगे उसमें कि आपको जोश में रहना है कि होश में रहना है, आप खुद बताएंगे उसे आपको उसमें क्या सुनना है, आपको संगीत सुनना है, भजन सुनना है, बॉलीवुड सॉन्ग सुनना है, जो भी सुनना है, जैसा आपका उस वक्त का मूड है, माइंडसेट है, आप खुद डालेंगे वो आपको सुनाएगा। लेकिन सोचिए एक ऐसी चीज़ को हमारी मोबाइल फ़ोन में डाल दिया गया जहाँ पर आप सर्च ही नहीं कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, इंस्टाग्राम आपको बताएगा कि आप क्या देखेंगे, आप उसे नहीं बताएंगे कि आप क्या देखेंगे। यानी आप उसके गुलाम हो गए और पूरी तरीके से गुलाम हो गए। और वो कंपनियां डिसाइड करेगी, एआई से डेटा लेगी, गूगल ऐड डिसाइड करेगा और दुनिया भर की बहुत सारी टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ नहीं करूँगा, वो जितने फॉरम हैं वो सब तय करेंगे कि आप क्या देखोगे। और आप स्क्रॉल करते जाओगे और हर एक स्क्रॉल पर आपको एक नया कंटेंट दिखेगा। यानी आपके पास अब आज़ादी नहीं है। और जब एक बार आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो आप नीचे स्क्रॉल ही करते रह जाएंगे। वहीं जब आप सर्च करते थे तो आपने एक वीडियो देखी, वीडियो खत्म होते ही आपको पुनः यूट्यूब को बताना होगा कि आप क्या देखना चाहते हैं। नीचे उससे रिलेटेड कुछ सजेशन है, लेकिन वो भी लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि इन्फानाइट है। मेरे पास एक मित्र का फ़ोन आया कि उसका एक जो मित्र है वो इतनी बड़ी दुविधा में फंस गया है, उसे एक बीमारी हो गई है ओसीडी जिसे बोलते हैं, रील एडिक्शन की, कि वो इसका अंत खोजना चाहता है कि इसका अंत कहाँ होगा। और क्योंकि उसका अंत होगा ही नहीं, वो तो बहुत एक लंबा इन्फानाइट रिग्रेशन में ले जा रहा है, तो उसका अंत ही नहीं होना है। जबकि यूट्यूब पर या सर्च करने वाले प्लेटफॉर्म्स पर ऐसा नहीं है। लेकिन स्क्रॉलिंग एडिक्शन, स्क्रॉलिंग एक ऐसी चीज़ जो आज से 5, 6 साल, 7 साल पहले इतनी एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। कहीं छुप छुप के चलता होगा किसी छोटी मोटी वेबसाइट पे तो अलग बात है, बट इतना व्यापक स्तर पर एग्जिस्ट नहीं करता था। पर आज सोचिए आपकी क्या साइकोलॉजी है कि आप एक एप्लीकेशन खोलेंगे और आप उसमें स्क्रॉल करेंगे। मतलब आपका नियंत्रण केवल इतना है, ये इतना यदि दिख रहा है सबको तो केवल इतना नियंत्रण है। इस बात से जो सहमत है एक बार हाथ खड़ा कर लें कि आपका नियंत्रण उस पर केवल इतना, चाहे कोई कितना ही बड़ा दार्शनिक हो, आचार्य हो, चिंतक हो, कुछ भी हो। यदि मैं ये बात कर रहा हूं तो मैं भी उसकी सिकंजे में फंसा हुआ हूं जहां मैं उंगली घुमा रहा हूं। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं रील स्क्रॉल ना करूं। मुझे कुछ डालना है तो मैं डाल दूं और अपना वापस बैक कर लूं। लेकिन यदि मैंने 3 बार भी स्क्रॉल किया तो वहां पर मैंने एक बहुत बड़ी मूर्खता की। मैंने बताया तक नहीं कि मुझे क्या देखना है, और जो आ रहा है वो मैं देखे जा रहा हूं प्रदर्शनी की तरह। और इसलिए वहां पर जो उल जुलूल कंटेंट आ रहा है वो बढ़ता जा रहा है और इसीलिए अश्लीलता बढ़ रही है। यूट्यूब पर अश्लीलता इतनी नहीं बढ़ सकती क्योंकि यूट्यूब पर आपको सर्च करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो जो व्यक्ति बिल्कुल शुद्ध चित्त का है, साधु सन्यासी है, उसके भी स्क्रोलिंग में ऐसे कई प्रकार के चित्र और अश्लील कंटेंट आ जाएंगे जिन्हें वो देखना नहीं चाहता है, लेकिन उन्हें देखेगा। और देखने के बाद जैसा संदीप जी ने कहा कि वासना जो है वो तो हर व्यक्ति के चित्त में है। जब तक योगस्थ चित्त वृत्ति निरोध नहीं होगा, जब तक योग नहीं होगा, तब तक वो वासना आपके भीतर रहेगी और वो वहाँ से जागृत हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और ये जापान, चाइना, बहुत सारी कंट्रीज कोशिश कर रही है कि युवाओं को इससे बाहर निकाले। और कईयों में तो ऐसे एप्लीकेशंस ही नहीं है। लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा स्क्रोलिंग एडिक्शंस होने वाली कंट्रीज़ में से इंडिया एक है। और हमारी फॉरेन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो भारत के खिलाफ काम करती है, वो तो ये चाहती है कि ये चलता रहे, बढ़ता रहे, क्योंकि इससे जो स्क्रॉलिंग करने में लगा हुआ है वो युवा कभी कोई वैज्ञानिक आविष्कार नहीं कर सकता, वो कभी कोई गहरी खोज नहीं कर सकता, वो कभी एक फिलोसफर नहीं बन सकता, वो कभी एक चिंतक नहीं बन सकता। कणाद तो छोड़ दीजिए, वो कांट भी नहीं बन सकता। तो स्क्रॉलिंग एडिक्शन उनको लगा दो तो फिर वो युवा पीढ़ी बर्बाद होनी ही है। तो स्क्रॉलिंग एडिक्शन जो है इसके पीछे कॉज तो ये है, एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी गई जहाँ हमारे पास नियंत्रण नहीं है। और जैसा मैंने बताया कि व्यक्ति को क्विक डोपामीन चाहिए, तो इसका साइंटिफिक रीज़न यही है। जैसा कार्तिक जी ने कहा कि साइंटिफिक रीज़न बताइए, तो बहुत आसान शब्दों में कहूँ तो हम जब भी कुछ अच्छा कार्य करते हैं या हमारी कोई तारीफ़ करता है, या मान लीजिए जैसा उदाहरण दे रहे हैं कोई तालियां पीटेगा तो हमें डोपामीन मिलेगा। यदि मैं ये बात कह रहा हूँ तो हो सकता है मुझे इसका बोध है तो कम डोपामीन मिले, लेकिन आंशिक तौर पर मुझे भी मिलेगा। यदि आप तुरंत अभी तालियां पीटेंगे तो अचानक से एक डोपामीन मिलेगा, क्योंकि तेज़ आवाज़ आ रही है, कानों में जा रही है, ब्रेन में जा रही है, ब्रेन में वो मेरे हैबिट जोन को प्रेडिक्ट कर रही है, उसको इन्फ्लुएंस कर रही है, तो डोपामीन रिलीज होगा और मुझे रिवार्ड मिलेगा। ऐसा ही रिवार्ड मिलता है जब आप रील देखते हैं, क्योंकि रील में आपको एक नोवल इन्फॉर्मेशन मिलती है, नई जानकारी मिलती है, और केवल 30 सेकंड में मिलती है, केवल 60 सेकंड में मिलती है। उसके लिए आपको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। 30 मिनट की 1 घंटे की वीडियो देखेंगे तो श्रम करना पड़ेगा, और श्रम करेंगे तो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने श्रम किया, परिश्रम किया। लेकिन जब आप रील देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो वहाँ पर आपको 60 ही सेकंड में रिवॉर्ड मिल जाता है, तुरंत आपको खुशी मिलती है, जिससे आपका डोपामीन रिलीज होता है। और डोपामीन रिलीज होने से आपके मन में एडिक्शन
बनता है कि मुझे ये काम वापस करना है, तो आपने आधे 1 घंटे 2 घंटे तक रील स्क्रॉल की, तो आपको अगले दिन वापस से रील्स को स्क्रॉल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उस समय जो डोपामीन मिला वो आपकी हैबिट में जा रहा है, वो आपकी आदत बन रही है, लत बन रही है। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इस पर चर्चा चिंतन मनन सब होना चाहिए, क्योंकि मैं इसके बाद चाह रहा हूँ कि रिपीट में न बोलूँ, अपनी एक ही बार में बात खत्म कर दूँ, क्योंकि फिर मुख्य मंच पर भी जाना है। तो इसका समाधान भी प्रस्तुत करके जाऊँगा। एक तो सीधी बात, नो बकवास यदि कहूँ तो हमें सरकार से 2 प्रकार की मांगे कहनी है, क्योंकि यहाँ जितने लोग हैं वो लगभग समझने वाले नहीं हैं, सब समझाने वाले हैं, लगभग प्रचारक बुद्धि के लोग हैं। तो आप जहाँ पर भी जाएं, सरकार के किसी मंत्रालय से संबंधित यदि किसी व्यक्ति से मिलें, किसी मंच पर जा रहे हैं, तो इन 2 मांगों को रखें। एक तो ये कि हमारे जितने सोशल मीडिया हैं उन सब पर परमानेंट KYC लग जाए, मतलब नो योर कस्टमर, इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो, उस पर यदि कोई भी कंटेंट क्रिएटर है या व्यूवर भी है और वो एक भी वीडियो वहाँ पर पोस्ट कर रहा है, तो अपना आधार कार्ड पैन कार्ड वहाँ पर अपलोड करेगा और अपनी आइडेंटिटी बताएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी, बस आइडेंटिटी बताएगा। और यदि कभी भी कोई एजेंसीज को लगता है कि ये गड़बड़ कर रहा है या फिर ये ज़्यादा कर रहा है, तो उस पर कार्रवाई कर सकती है। भाव उसके मन में रहना चाहिए, तो 60% कचरा साफ हो जाएगा। ये बहुत ही कोर चीज़ है। और ये एक हमारे एक क्लाइंट है, क्योंकि मेरी IT कंपनी है, गौरव जी नाम है, उनसे चिंतन होते वक्त ये बात निकली और उन्होंने कहा आप इसे मंच पर ज़रूर कहिएगा। तो मैं ये यहाँ से एक मांग तो ये उठा रहा हूँ कि KYC होनी चाहिए, हर प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए। तो जितने फालतू के और बकवास क्रिएटर्स हैं, जो कमेंट में आपको बहुत गालियाँ मिलती है, कोई अश्लील कंटेंट बना रहा है, वो फालतू की चीज़ें बंद हो जाएंगी। तो एक तो हर प्लेटफॉर्म पर KYC शुरू हो, 60% कचरा साफ हो जाएगा। इसके अलावा जो स्क्रोलिंग वाले एप्लीकेशन है, या तो उन्हें कंप्लीटली बैन करो, या फिर उनके ऊपर एक टाइमिंग लगा दो कि 9 बजे से 5 बजे तक, 9 बजे से 3 बजे तक चलेंगे, या सैटरडे संडे फ्राइडे 3 दिन बंद रहेंगे। कम से कम कुछ दिन ऐसे हो जब हम शांति से जी पाएं। कोई कहे नहीं इसके बिना काम नहीं चलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, मैं तो कहता हूं व्हाट्सअप को भी अगर आप रात को 2 घंटे तक बंद कर दें और खाली SMS भी चालू रखें तो भी कोई आफत नहीं है, क्योंकि बैंक जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ जहां से आप पैसा निकालते हैं वो भी 5:30 बजे 6 बजे बंद हो जाता है, वो भी बंद हो जाता है। उसके बाद भी आपको अगले दिन प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो आप प्रतीक्षा करिए, आपको कंटेंट कब देखना है, आपके पास एक समय है, उस समय में देखिए। उसके बाद चिंतन करिए, बाहर की यात्रा मत करिए, भीतर की यात्रा करिए, अंदर की यात्रा करिए। तो इस मांग को आप प्रबल रूप से उठा सकते हैं। हमारी टीम वैदिक एक्टिविज्म के माध्यम से इस काम को कर रही है। इसमें आप लोगों का सहयोग होगा, अपनी वाणी के ही माध्यम से, बात को बढ़ाने के माध्यम से, तो ये बात आगे बढ़ेगी। ये 2 बात, इन 2 बातों पर हमें जोर देना है, तो 100% हमारी जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। इसमें और भी कई चिंतन हो सकते हैं, जैसे कोई कह सकता है इम्प्रैक्टिकल बात है, तो यहाँ अधिक नहीं बोली जा सकती, पर हमारी टीम ने, रिसर्च टीम ने पूरी योजना बना रखी है कि कब कौन सा एप्लीकेशन क्या बंद होना चाहिए। कॉल चालू रहे, SMS चालू रहे, कोई अर्जेंट बात है तो वो चालू रहे। लेकिन जो ऐसी चीज़ है, जैसे कोई कहे नहीं मैं क्लास देखता हूँ, मैं कुछ देखता हूँ, तो यूट्यूब है, कोई ऐसी अर्जेंट चीज़ नहीं है। कक्षा देखनी है रात को 1 बजे 12 बजे, मत देखिए, वो सोने का समय है, परमात्मा ने सोने के लिए बनाया है, उसे बंद करिए। सरकार बंद करेगी, कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, 2 महीने 3 महीने हा हुल्ला होगा, फिर सब बंद हो जाएगा। टिकटॉक पूरी तरीके से बैन हुआ था। तो हमें ऐसे कुछ कदम उठाने होंगे। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ऐसी चीज़ें जो कि अति आवश्यक नहीं है। ठीक है, व्हाट्सअप है, आप मैसेंजर ऐप है, उसमें कोई जानकारी भेजनी है, डॉक्यूमेंट भेजना है, उसके लिए उसे चालू रखिए। लेकिन ऐसा नहीं वहाँ पर भी कल को जो स्टेटस है उसकी तरह स्क्रॉलिंग एडिक्शन और रील्स चालू हो जाए, वहाँ पर भी उस चीज़ का एक पूरा एग्जेम्पशन हो, एक्सक्लूडेशन हो कि ये चीज़ें यहाँ पर नहीं चलेंगी। चैट का मतलब केवल चैट होगा। ये सरकार के लिए एक बहुत ही आसान चीज़ है कि वो अपनी PIB में अपनी जो भी उनका ब्रॉडकास्टिंग है वहाँ के माध्यम से ऐसी सेटिंग कर दे कि जहाँ जहाँ जिस एप्लीकेशन में स्क्रॉलिंग वाली चीज़ है उसको हम ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई करके, या उनकी टीम उसे आइडेंटिफाई करके बंद कर देगी। सीधी बात कि हमें स्क्रॉलिंग को बढ़ावा देना ही नहीं है। इन बातों को हमें सरकार के समक्ष रखना होगा। एक एक व्यक्ति को हम जाकर समझाएंगे, बूढ़े होकर मर जाएंगे। इन बातों को सरकार के समक्ष रखना है, पॉइंट्स के माध्यम से रखना है, और रिसर्च के माध्यम से हमें बताना है कि क्या इसके साइंटिफिक रीजंस हैं, क्या साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। यदि इस माध्यम से हम जाएंगे तो कुछ परिवर्तन आएगा, वरना हम कहते कहते रह जाएंगे। बस इतना मैं कहना चाहूँगा। इसके बाद कार्तिक जी आप अगले व्यक्ति की तरफ चलिए।